सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, साहित्य दर्पण द्वितीय परिच्छेद को पढ़ रहे हैं और द्वितीय परिच्छेद की आज हम दूसरी कक्षा को पढ़ेंगे। एक कक्षा हमने आपको पढ़ा दी थी, ठीक है। यदि आपने पहले की कक्षा नहीं पढ़ी है तो आप पहले की कक्षा पढ़ लीजिएगा, तो ये दूसरी कक्षा आपको समझ में आएगी। क्रम से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये भी ध्यान देंगे। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको वाक्य का लक्षण, वाक्य की परिभाषा हमने पढ़ी थी। वाक्य क्या होता है, तो इन्होंने वाक्य की परिभाषा अपने अनुसार ये बताई है कि योग्यता और आकांक्षा और आसक्ति से युक्त जो पदों का समूह होता है, तो उन पदों के समूह को ही वाक्य कहा जाता है। जिसके लिए कई उदाहरण भी दिए थे और यहाँ समझा दिया था पूरा। अब आगे कहते हैं, यहां तक मैंने पढ़ा दिया था, पदोच्चय धर्म त्वम उपचारा, ठीक है। अब आगे विश्वनाथ राह कहते हैं कि ये तो वाक्य की परिभाषा बताई, लक्षण। अब आगे कहते हैं वाक्योच्चयो महावाक्यम। इसका अर्थ है वाक्य, पहले पदों का उच्चय समूह को वाक्य का। अब कहते हैं वाक्योच्चयो महावाक्यम। अब इसी प्रकार से पदों से बने हुआ जो वाक्य, इसी प्रकार के अनेक अनेक वाक्यों का जो समूह होता है उसको कहते हैं महावाक्य, ठीक है, महावाक्यम। परंतु उस महावाक्य में भी ध्यान रखें, उस महावाक्य में भी कहते हैं योग्यता कांक्षा शक्ति युक्त इत्येव, कि जो ये हम महावाक्य कह रहे हैं, तो ये योग्यता आकांक्षा और आसक्ति से युक्त वाक्यों के समूह को महावाक्य कहते हैं। तो वही कहा, योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्ता इत्येव, माने इनसे युक्त ही वाक्यों का समूह होता है, उसको महावाक्य कहा जाता है, ठीक। अब इस कह रहे हैं इत्थम वाक्यम द्विधा मतम। अब इसी वाक्य को कहा है इत्थम, माने इस प्रकार से, वाक्यम वाक्य, जो वाक्य है, द्विधा मतम माने दो प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो गया। कैसे कहते, इत्थम इति वाक्यत्वेन महावाक्यत्वेन च। तो इत्थम इति माने इत्थम, ये जो कहा है, इससे इत्थम, इसी की व्याख्या कर रहे हैं। इसकी व्याख्या इत्थम इति वाक्यत्व, इत्थम इस प्रकार से, इसके द्वारा क्या कहा जा रहा है, वाक्य है वो दो प्रकार से हो गया। क्या, वाक्यत्वेन महावाक्यत्वेन, एक वाक्य हो गया, एक महावाक्य हो गया। तो वाक्य और महावाक्य रूप से दो प्रकार के वाक्य हो गए। अब स्पष्ट हो गया, कोई परेशानी नहीं है। क्या है, वाक्योच्चयो महावाक्यम, माने योग्यता आकांक्षा आसक्ति से युक्त वाक्यों के समूह को ही महावाक्य कहा जाता है। और इत्थम माने इस प्रकार से वाक्य दो प्रकार का हो गया, इत्थम इति वाक्यत्वेन महावाक्यत्वेन, ठीक है, ये हो गया। अब कहते हैं आगे, अब आगे ये दूसरे ग्रंथ का रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक। कहते हैं उक्तम च तंत्र वार्तिके, तंत्र वार्तिक पुस्तक है, उसमें कहा है, तंत्र वार्तिक में भी ऐसा ही कहा है। क्या कहा है,
स्वार्थबोध समाप्तानाम अंगांगित्व व्यपेक्षया वाक्यानामेक वाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते। बहुत सुंदर है। कहते हैं स्वार्थ बोध समाप्तानाम, ठीक है, स्वार्थ बोध समाप्तानाम। स्व, स्व माने अपने अर्थ की, बोध को माने अपने अर्थ को बताने के बाद, अपने अर्थ को बताने के बाद माने वाक्य है, वाक्य का अपना एक अर्थ हो गया। तो स्वार्थ बोध समाप्तानाम माने मानिएगा 10 वाक्य हैं, 10 वाक्य हैं, तो 10 वाक्यों में प्रत्येक वाक्य का अपना एक एक अर्थ होगा। ठीक है, फिर जब प्रत्येक वाक्य अपने अर्थ को कहने के पश्चात अंगा अंगित्व व्यपेक्षया, फिर अनेक वाक्य, तो उसमें क्या है, कोई गौण कोई प्रमुख रूप से परस्पर उन वाक्यों में 10 वाक्य हैं या 12 मान 10 मान लेते हैं, तो 10 वाक्यों ने पहले अपना अपना अर्थ कहा, फिर एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ में अंगा अंगी भाव माने उसमें एक कोई प्रधान हो जाए, प्रधान अर्थ देगा, कोई गौण अर्थ देगा। तो इसके माने व्यपेक्ष, अंगा अंगित्व व्यपेक्ष माने अंगा माने गौण और प्रधान की संबंध से वाक्यानाम उन्हीं वाक्यों का, अनेक वाक्यों का एक वाक्यत्वम पुनः संहत्य जायते, फिर उन अनेक वाक्यों का एक वाक्य संहत माने इकट्ठा होकर के एक वाक्य बन जाता है, उसी को वस्तुतः महावाक्य कहा। ठीक है, उसी को क्या कहा है, महावाक्य। तो इति ये कहा है कि जो ये आपके जो ये विश्वनाथ जी हैं, विश्वनाथ जी, तो ये कहते हैं कि जो परिभाषा मैं दे रहा हूं वही परिभाषा तंत्रवार्तिक में भी वाक्य की और महावाक्य की दी है। वास्तव वाक्य की तो ये हो गई पहले, और फिर अंगा अंगी भाव से गौण और प्रधान रूप से संबंध होकर के आपस में वो एक समूह में एक वाक्य बन जाता है उनका। सही हो गया। अब ये कहते हैं यहां पर आगे, तत्र वाक्यम यथा, अब जैसे बताते हैं वाक्य, वाक्य क्या है, यहाँ पर पीछे, यहाँ पर 24 नंबर पेज है ये, ठीक है, यहाँ पर ये दिया है शून्यम वासगृहम इत्यादि। अब ये चलिए मैंने शायद इसकी पीडीएफ बनाई होगी तो मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ ये है, ठीक है, ये पीछे आया है, ये प्रथम परिच्छेद में आया है, यहां आया था ये, देखिए ये उदाहरण दिया है प्रथम परिच्छेद में, शून्यम वाच गृहम विलोक्य शयनादुत्थाय किंचित शनै निद्रा, तो या शून्य ग्रहम विलोक्य, इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है। ये यहाँ पर ये वाक्य हो रहा था, ठीक है, इत्यादि, ये तो इस प्रकार से उदाहरण दिया इन्होंने बस, ठीक है। और आगे कहते हैं ये महावाक्यम, महावाक्य क्या है, यथा रामायण महाभारत रघुवंशादि। अब क्या होता है, वाक्य वाक्यों को, अनेक वाक्यों को मिलकर के क्या बन जाता है, ग्रंथ बन जाता है। तो महावाक्य माने रामायण रूपी ग्रंथ, अनेक वाक्यों का समूह महाभारत रूपी ग्रंथ, ये क्या है, महावाक्य तो है, इनमें अनेक वाक्यों का समूह ही तो है ये, हजारों लाखों वाक्यों का एक समूह बनकर महावाक्य बन गया। तो ये दे दिया, ठीक है, चलिएगा। तो ये तो वाक्य के लक्षण के विषय में और वाक्य का जो भेद था वो बता दिया, ठीक है।
सरल भाषा में, और इतना आपको आसानी से समझ में आ गया होगा यदि आप थोड़ा सा भी व्याकरण जानते हैं तो, अथवा थोड़ा सा भी आपका संस्कृत का अच्छा अभ्यास है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब इन्होंने ये कहा था कि पहले कि वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा शक्ति युक्ता पदोच्चय, तो वह पद कहा, पर पद का लक्षण तो नहीं बताया, पद क्या होता है, यदि शंका मन में हो पद क्या होता है, तो पद के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं भाई, आप पद का बताएंगे, पद क्या होता है। ठीक है, चलिएगा, तो अब पद का भी देख लेते हैं, आज ही कर लेते हैं। क्या कहते हैं, पदोच्चया वाक्यमित्युक्तम, कि पदोच्चया वाक्यमिति उक्तम, ये कहा था कि पदोच्चय माने पदों के समूह के द्वारा, मान पदोच्चय पदोच्चय पद समूह से वाक्य बनता है, ये बात कही थी पहले उसमें कर्का में। तो कहते हैं तत्र किम पद लक्षणम इत्यत आह, इसलिए उसमें जो पद आया है वहां, उसमें किम पद लक्षणम, पद का लक्षण क्या, पद को कैसे पहचाने, वाक्य तो लोग पहचान लिया पर अब पद तो मालूम हो पहले। तो इत्यत आह, इससे इसलिए कहते हैं, यहां से आगे अब बताते हैं कि इति अतः आह, ऐसा है वास्तव में, यानी इसलिए, अतः माने इसलिए कहते हैं पद की परिभाषा। अब पद समझ लीजिएगा, कहते हैं वर्णाः पदम प्रयोगारः अन्वितैकार्थबोधकः, बहुत आनंद का विषय है ये। वर्णाः पदम प्रयोगारः नन्वितैकार्थबोधकाः, ठीक है। कहते हैं पद क्या होता है, तो कहते हैं वर्णाः, क्या है, वर्णाः माने वर्ण, अनेक वर्ण, अनेक वर्ण तो पता ही है आपको, तो हल बन आ का खा गा, ये वर्ण है। तो अनेक वर्ण, अनेक वर्ण या वर्णा बहुवचन दिया है तो बहुवचन नहीं है वास्तव में, माने एक से माने एक अथवा एक से अधिक, ठीक है। तो माने जाति में एक वचन बहुवचन कर दिया, उसका एक वचन का भी बोध हो जाएगा। तो वर्ण कहते हैं, वर्णों को ही पद कहते हैं। कैसे वर्ण, कहते हैं प्रयोगार्ह, माने वे वर्ण क्या है, प्रयोग के योग्य हो, माने ऐसे वर्णों का समूह, ऐसे वर्णों का समूह अथवा ऐसा वर्ण, यहां वास्तव में समूह लेना, समूह भी होगा और एक वर्ण भी हो सकता है, अकेला एक वर्ण भी शब्द बनता है, पद बनता है। तो यहाँ समूह, वर्णों का समूह नहीं लेना, बस वर्णों का समूह भी हो सकता है, वर्ण अकेला भी हो सकता है। तो ऐसे वर्ण जो प्रयोग के योग्य, प्रयोग माने उनको भाषा में प्रयोग किया जा सके, इस रूप में, इस रूप में, और प्रयोग के योग्य और अनन्वित, अभी बताएंगे, ठीक है, इसका ही याद करेंगे, अनन्वित और एक अर्थ बोधक, और एक अर्थ के बोधक हो, माने वो सभी वर्ण मिलकर के किसी एक अर्थ को कहने वाले हो। अब आइएगा, अब नीचे देखते हैं, जैसे यहां पर इन्होंने उदाहरण लिया, यथा घट, घटा में क्या है, घ है, अ है, ट है, अ है, विसर्ग है, ये वर्ण है। और ये घटः, ध्यान रखेंगे, घटः ऐसा प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, संस्कृत की बात कर रहे हैं, हिंदी की बात नहीं कर रहे। घटः, घटः संस्कृत में प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है, इसका हम प्रयोग करते हैं, घटः अत्र अस्ति, घटः तत्र अस्ति, ये क्या है, वर्ण है ये, और प्रयोग के योग्य हैं, ठीक है, प्रयोग के योग्य हैं, ठीक है। और अब ये आगे बताएंगे, प्रयोग के योग्य हैं, और ये क्या, अनन्वित, अनन्वित इसमें दिया, अनन्वित, ये क्या है, अनन्वित,
ये अनन्वित भी है। अनन्वित का अर्थ है कि किसी दूसरे शब्द के साथ मिलकर के ना कह रहा हो। जो पहले वाक्य कहा था, वाक्य, इसको वाक्य को हटा रहे हैं यहां पर। ठीक है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये क्या है, अनन्वित। ये अनन्वित भी है। अनंत तो आगे बताएंगे। अनन्वित माने ये अपने आप में स्वयं अकेला शब्द अपने अर्थ को कहने में समर्थ, और एक अर्थ बोध का, ये किसी विशेष एक को कहता है। वाक्य में क्या होता है, अनेक शब्द होते हैं, अनेक शब्द मिलकर के किसी एक अर्थ को भी कहते हैं, और उसमें अलग अलग शब्द अपने अलग अलग अर्थ को भी कहते हैं। परंतु यहां कहा कि नहीं, एक अर्थ के बोधित हों, वो माने एक अर्थ उनका निश्चित होना चाहिए। घटा का अर्थ वो घड़ा होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहां पर ये बताएंगे कि वर्णाह पदम, इसमें यदि ऐसा कह देते कि वर्णाह पदम, माने वर्ण को पद कहते, माने अनेक वर्ण को पद कहते हैं, ये क्यों रखा, प्रयोगार्ह क्यों कहा, अनन्वित क्यों कहा, और एकार्थ माने एक क्यों कहा, और अर्थ क्यों कहा, अर्थबोधक क्यों कहा। ठीक, तो अब इसका प्रयोजन बताते हैं कि यदि ऐसा कह देते वर्णाह पद, तो क्या हो जाता, प्रयोगार्हेति प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदः। प्रयोगार्ह, प्रयोगार्ह कहने से क्या हुआ, प्रातिपदिक क्या है, ये घट शब्द है, ये घट क्या है, ये घट शब्द है। घट की क्या है, ये क्या है, अर्थबद्ध होने से अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक है। परंतु ये क्या, अनेक वर्ण है, घा घा अ ट अ, चार वर्ण है, परंतु ये प्रयोग के योग्य नहीं है। ध्यान रखेंगे, ये प्रयोग के योग्य भाषा में शब्द कब बनता है, संस्कृत में, जब उससे सुबंत आता है या तिगंत आता है। क्या है, अपदम न प्रयुंजीता, ये हमने पढ़ाया था आपको पहले कि संस्कृत भाषा में शब्द को पद बना करके, मन पद मन सुप तिगंतम, सुप ला करके अथवा तिंग ला करके ही वो प्रयोग के योग्य होता है। अब यदि यहां पर प्रयोगार शब्द नहीं रखते, प्रयोगार नहीं रखते, तो ये घट शब्द क्या है, बिना सुबंत की उत्पत्ति के भी पद बन जाता। पद बन जाता तो पद के इसको कार्य प्राप्त होने लगते। तो इसलिए प्रयोग, ये प्रयोग ऐसा हम घाटा ऐसा प्रयोग करेंगे तो गलत है। संस्कृत में नियम है, इसे स्वादि उत्पत्ति करनी पड़ेगी पहले, तो स्वादि उत्पत्ति करने के बाद ही इस रूप में ये प्रयोग होने योग्य होता है। इसलिए ये पद कहा जाएगा, ये पद नहीं कहा जाएगा। पद के काम इसको होंगे, पद के काम इसको नहीं होंगे। ये इसमें कारिका के अंश में ये प्रयोगार्ह शब्द का प्रयोजन है। प्रयोगार होने से क्या हुआ, कहते प्रातिपदिक से व्यवच्छेद, और प्रातिपदिक की पद संज्ञा नहीं होगी। सुबंत या तिगंत ला करके ही उसकी पद संज्ञा होगी, ऐसे वर्ण। और कहते हैं अनन्वेति, वाक्य महावाक्यो व्यवच्छेद, अपने आप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इन्होंने ये कहते हैं, हाँ, कि अनन्वित कहने से, अनन्वित कहने से क्या हो जाएगा, जो पहले वाक्य, वाक्य भी तो वर्णों का समूह है, और महावाक्य वो भी वर्ण ही है सारे। तो अब क्या है, अनन्वित, जो जो वाक्य और महावाक्य में जो वर्ण वर्ण हैं वो कैसे हैं, अन्वित हैं। क्या है, अन्वित। जैसे ये मानिएगा, जैसे
अत्र घटः अस्ति। ठीक है, ये वाक्य हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? वाक्य हो गया। वाक्य हो गया। अब ये भी क्या है, इसमें भी तो वर्ण है, ये सारे वर्ण ही तो हैं। तो कोई कहे कि इन वर्णों की, इन वर्ण समुदाय की भी पद संज्ञा हो जानी चाहिए, माने ये पूरा एक पद बन जाना चाहिए। तो कहते नहीं, इस वाक्य के अंदर जो ये वर्ण है, ये क्या है, एक दूसरे से वाक्य का जो अर्थ करेंगे उस अर्थ में एक दूसरे के साथ में अत्र के जो वर्ण है वो घट के वर्णों के और अस्थि के वर्णों के अर्थ के साथ इनका संबंध बना हुआ है। ये अन्वित है, एक दूसरे से संबंध है इनका, ये अनन्वित नहीं है, ध्यान रखेंगे। अत्र घटा अस्ति, इसका अर्थ ये नहीं है कि घड़ा है, ये क्या है, अत्र घटा अस्ति, घटा अत्र के साथ में संबंधित है और घटा अस्थि के साथ में संबंधित है, माने अन्वित है। अन्वित का अर्थ है संबंधित, माने संबंध रख रहा है। इसलिए ये पूरे सभी, ये क्या है, पद नहीं होगा पूरा। हाँ, अलग अलग तो ये पद हैं, अलग अलग देखेंगे तो, परंतु ये सभी क्या है, मिलकर के पद नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि यहां पर ये जो वर्ण हैं ये एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा, इसी प्रकार से वाक्य, जो वाक्य है, वाक्य की पद संज्ञा नहीं होगी। वाक्य के अंदर जो गए हुए वर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं, अन्वित होते हैं। और इसी प्रकार से महावाक्य में पूरा कोई ग्रंथ होता, उसका एक अपना अर्थ होता, उसके सभी वर्ण आपस में एक दूसरे के अर्थों के साथ मिले हुए होते हैं, संबंध रखते हैं। तो इसलिए कहा कि अनन्वित इति, अनन्वित आप पढ़ देने से प्रयोग के योग्य तो है, वाक्य के अंदर जो वर्ण हैं वो सारे प्रयोग के योग्य हैं, प्रयोग करते हैं उनका, परंतु वो क्या है, अन्वित है। और यहां पर हमने कहा अनन्वित होना चाहिए, तो वाक्य में और महावाक्य के जो वर्ण हैं वो पद संज्ञक नहीं होंगे। ठीक है, तो यही कहा वाक्य महावाक्ययोः व्यवच्छेदः। इससे क्या हो गया, अनन्वित इस शब्द के पढ़ देने से परिभाषा में वाक्य और महावाक्य की पद संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, और कहते हैं एकेति साकांक्षानेक पदवाक्यानाम। अच्छा, और इसमें जो एक शब्द पढ़ा है, तो एक एक इति साकांक्षानेक पदवाक्यानाम। तो यहां पर कहते हैं कि एक पढ़ने से लाभ ये है, एक नहीं पढ़ेंगे तो क्या है, साकांक्ष माने एक, माने अनेक पद वाक्यानाम, अनेक पदों माने क्या, अनेक पद वाक्यानाम, अनेक पदों का जो वाक्य, ऐसे अनेक वाक्य, और वो क्या है, ऐसे वाक्य जो एक दूसरे की आकांक्षा माने इच्छा रखते हों, माने श्रोता को अनेक वाक्यों में, अनेक वाक्य माने एक वाक्य दूसरे वाक्य के से को भी जानने की इच्छा रखता हो, माने अपेक्षित हो। तो ऐसे साकांक्ष अनेक पद वाक्य वास्तव में महावाक्य कोई कहना चाह रहे हैं, तो साकांक्ष माने ऐसा नहीं, एक ऐसे भी हो सकते हैं कि निराकांक्ष, एक वाक्य और दूसरे वाक्य की उसको अपेक्षा नहीं है, और ऐसे वाक्य भी होते हैं। ठीक है, और ऐसे वाक्य भी होते हैं कि जो साकांक्ष होते हैं। महावाक्य तो दोनों की संज्ञा है, चाहे साकांक्ष हो चाहे निराकांक्ष हो। ठीक है, जैसे यहां पर मैं आपको एक लिख करके बता देता हूं
समझ में आया? तो जैसे रामः गृहं गच्छति, ठीक है, रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है, ठीक है, राम घर जाता है। ये वाक्य क्या है? निराकांक्ष है, मतलब बस राम घर जाता है, ठीक, समझ में आया? राम घर जाता है। ये वाक्य कैसा होगा? निराकांक्ष होगा। इसको दूसरे वाक्य की किसी की अपेक्षा नहीं है वास्तव में। हमने बोला, श्रोता को समझ में आ गया। अब इसी को मैंने इसी प्रकार से यहां पर पहले इन्होंने उदाहरण दिया था, यहां पर इन्होंने टीका में दिखाया है कि टीका में जैसे शून्यम वास गृहम विलोक्य, तो उदाहरण दिया है वहां पीछे, शून्यम वास गृहम विलोक्य इत्यत्र साकांक्षाणाम अनेक पदानाम। जो वह श्लोक था, उस श्लोक में, इस श्लोक में, श्लोक यही है आगे मेरे पास में, ये श्लोक है इसमें, शून्यम वासगृहं विलोक्य शयनात् उत्थाय किंचित शनैर निद्या व्याजम उपागतस्य शुचिरम। इसके अंदर कई वाक्य हैं, एक वाक्य को दूसरे वाक्य की आकांक्षा है, तब तक पूरा होगा ही नहीं उसका अर्थ। तो ऐसे वाक्यों में साकांक्ष अनेक वाक्यों का जो समूह है उसकी ना पद संज्ञा हो जाए, इसलिए एक कहा कि एक ही होना चाहिए, एक पद मात्र, ठीक है। तो वही इन्होंने कहा कि एक कहने से साकांक्ष अनेक पद और अनेक वाक्यों की व्यावृत्ति होती है। तो यहां पर अनेक पद भी है साकांक्ष, ठीक है, ये यहां पर ऐसा अनेक पद और वाक्यानाम ऐसा करेंगे वास्तव में कि अनेक पद। तो यहां पर जो शून्यम वास गृहम, ये क्या है? ये शून्यम वास गृहम, शून्य जो शब्द है उसको, शून्य शब्द के अंदर जो वर्ण है उसको वास गृहम के अंदर जो वर्ण है उनकी आकांक्षा है। शून्यम कहने से कुछ भी नहीं होगा वास्तव में, ठीक है। तो साकांक्ष अनेक पद और अनेक वाक्य, ये ऐसा है। साकांक्ष अनेक पद और अनेक वाक्य, वाक्य माने उसके अंदर शून्यम वास गृहम विलोक्य ये वाक्य होगा और उसको आगे के वाक्यों के साथ में उसको आकांक्षा है, तो उनकी पद संज्ञा ना हो जाए, क्योंकि वहां पर वाक्य के अंदर गया हुआ पद है, वो शब्द है, और साकांक्ष पद है, वो साकांक्ष वर्ण वाला शब्द है, तो इसलिए वहां पर इसकी पद संज्ञा नहीं होगी। इसलिए एक होना चाहिए, एक माने जैसे घटाहा, बस घटाहा इसकी पद संज्ञा होगी। अर्थबोधका कहते हैं का चाटा तापा पेत्यादि नाम, अर्थबोधक। कई लोग यहां पर कहते हैं कि एक अर्थबोधक, परंतु यहां पर बस तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एक शब्द अलग है और अर्थबोधक अलग है। जो वर्ण है वो प्रयोग के योग्य, प्रयोगार्ह, अनन्वित और एक होने पर भी यदि वो अर्थ के बोधक नहीं है, किसी अर्थ की प्रतीति नहीं कराते, ध्यान रखेंगे, क्या अर्थ की प्रतीति नहीं कराते तो वो पद नहीं कहलाएंगे। तो कहते हैं अर्थबोधका इति का चाटा तापे इत्यादि नाम, ऐसे का चाटा तापा ये जो वर्ण है इनके बोलने से क्या है, कोई अर्थ की प्रतीति नहीं होती। का बोल दिया हमने, का बोलने से क्या पता लगे? कुछ भी नहीं है? का, ये का किसी अर्थ का बोधक नहीं माना इन्होंने वास्तव में, ठीक है। तो यही कहा, तो जैसे ये का चाटा, मैंने किसी ने कहा का कह दिया, ये का,
ये कह दिया का, स्वादी उत्पत्ति, इसको तो स्वादी उत्पत्ति होगी भी नहीं, ठीक है। तो ये का चा ट माने ये क्या है, अर्थ के बोधक नहीं है, किसी एक अर्थ को नहीं कहते। का क्या अर्थ है, कुछ अर्थ नहीं है। जैसे ये मानिए, ये हम ले दें घा टा, घाटा में अकेला घा किसी अर्थ का बोधक नहीं है, टा किसी अर्थ का बोधक नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि अर्थबोधक, ये सारे वर्ण मिलकर के अर्थ का बोध करा रहे हैं। इसमें घ या ट ये किसी एक वर्ण, मैंने अकेले वर्ण की कोई कहने लगे कि अकेले वर्ण की पद संज्ञा हो जाएगी, नहीं, क्योंकि घ अकेला किसी अर्थ का बोध नहीं करा सकता। यहाँ शब्द के अंदर बता रहे हैं घ, वो घटा में, ठीक है। तो घ का कोई अर्थ नहीं है अकेले का, आ का कोई अर्थ नहीं है, ट का कोई अर्थ नहीं है, आ का कोई अर्थ नहीं है, विसर्ग का कोई अर्थ नहीं, सारों का मिलकर के अर्थ हमको पता लगता है वो घट माने जो घड़ा। इसलिए क्या पढ़ा, अर्थबोधक भी पढ़ा। अर्थबोधक होने से अब इस घ की अकेले की पद संज्ञा नहीं होगी, अकी नहीं होगी, ट की नहीं होगी, अकी नहीं होगी, विसर्ग की नहीं होगी। वर्णा इति बहुवचनम अविवक्षितम, कहते हैं वर्णा इति, इसमें जो कारिका दी है, कारिका में यही तो था, वर्णाः ये था, वर्णाः। तो कहते हैं उसमें जो बहुवचन पड़ा है वो क्या है, अविवक्षित माने अप्रधान है, अप्रधान है। वर्णा माने यदि ऐसा माने वर्णा बहुवचन माने तो कम से कम 2 से अधिक शब्द अक्षर होने चाहिए, ऐसा नहीं है। एक अक्षर वाला शब्द भी अर्थ की प्रतीति, जैसे निपात आदि है, चादी गण में पड़े हुए निपात आदि हैं, जैसे आंग का आ है, ये अर्थ का बोधक है, बेशक एक वर्ण है। ऐसे ही ऊ है, ठीक है, वहां पर तो ये पद बन जाते हैं, पद के इनको काम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्णा कहने से बस वर्ण मात्र का, चाहे एक वर्ण वाला हो, चाहे वो 2 वर्ण वाला हो, चाहे बहुत वर्ण वाला हो, वर्णा में बहुवचनम क्या है, अविवक्षितम माने अप्रधान है, इसको प्रधान नहीं समझना चाहिए, मुख्य नहीं समझना चाहिए। इससे एक वर्ण वाले की भी पद संज्ञा हो सकती है, 2 वर्ण वाले की भी हो सकती है, और बहुत वाले की भी हो सकती है। तो इन्होंने पद का जो लक्षण, पद की परिभाषा जो कार्य का ये दी कि वर्णाः पदम, वर्ण माने वर्ण, और वो कैसे होना चाहिए, प्रयोग के योग्य, प्रयोग के योग्य माने उनको सुबंत और तिगंत, ठीक है, केवल प्रातिपदिक की वो पद संज्ञा नहीं होगी, और अनन्वित होने चाहिए, अर्थात वो वाक्य और महावाक्य में एक दूसरे से संबंध रखने वाले नहीं होने चाहिए, तब नहीं होगी। और का एक माने एक पद, वो अनेक पद, और जो अनेक वाक्य की निवृत्ति के लिए माने एक ही पद होना चाहिए वो, और अर्थबोधक माने अर्थ की प्रतीति कराने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हमारी पद की परिभाषा भी हो गई, ठीक। अब आएगी हमारी बहुत जो अभिधा वृत्ति, लक्षणावृत्ति, व्यंजनावृत्ति, उसकी चर्चा आएगी आगे की कक्षा, ठीक है। ये बहुत प्रमुख वृत्तियां हैं, इनको भी हमें समझना है कि एक शब्द माने एक शब्द, एक वाक्य किस प्रकार से भिन्न भिन्न अर्थों को देने वाला बन जाता है, लक्षणावृत्ति से, अभिधावृत्ति से, व्यंजनावृत्ति से। तो अभिधा में प्रयुक्त वाक्य, वो शब्दों का अर्थ क्या होता है, लक्षणा में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ क्या होता है, व्यंजना में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ क्या निकाला जाता है, ये अगली कक्षा में, 1-2 कक्षाएं इसमें हम देखेंगे, ठीक है। चलिएगा, मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको ये कक्षा अधिक ज्ञान, माने आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, तो उसमें 4 चांद लगाएगी आपके ज्ञान में, आपके ज्ञान को और विस्तार देने वाली ये कक्षाएं बनेगी, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः। आगे अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए। ओम।